Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने आसमान में बादल देखे होंगे। कभी सोचा होगा कि ये बादल बने कैसे? कुछ को लगता होगा कि अरे ये तो रूई है, कुछ ने वो डोरेमोन देख लिया होगा, जो वो उनको लग रहा होगा कि अरे इसके ऊपर तो कूद भी सकते होंगे, पर एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्लाउड क्या है वो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। साथ में हम लोग समझेंगे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कि क्लाउड किस तरीके से बनते हैं। अब आपने बचपन में डायग्राम देखा होगा कि एक चीज होती है इवोपरेशन, एक चीज होती है कंडेंसेशन और एक चीज होती है प्रेसिपिटेशन। क्या होता है इवोपरेशन? पानी है, पानी की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सूरज की गर्मी के साथ में अगर इवोपरेट होने लगे तो उसे इवोपरेशन कहते हैं। मतलब वाटर का गैस में तब्दील होना, ये क्या है? इवोपरेशन है। अब वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सूरज की एनर्जी लगी कि नहीं? तो इसके अंदर क्या लगती है? हीट लगती है, तब जाके वाटर गैस बनती है। और वाटर का गैसियस फॉर्म क्या है? ऑब्वियसली वाटर वेपर। पर ये वाटर वेपर कहां गई है? मतलब ये पानी गया कहां? दिख क्यों नहीं रहा? ये हवा में मिल गया। ठीक है, हवा में मिला तो हवा के अंदर वो महसूस भी होगा। अगर हवा में कोई सी गैस है तो वो महसूस होगी। तो वो हवा में महसूस कैसे होगा? ह्यूमिडिटी के रूप में। अब ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। मॉइस्चर क्या है? वाटर अगर है तो वो मॉइस्चर, जैसे पत्ती के ऊपर मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर क्यों है? क्योंकि वो पानी है लिक्विड स्टेट में, तो वो मॉइस्चर है। पर अगर मैं कह रहा हूं कि यार यहां ह्यूमिडिटी है, मतलब वो क्या है? गैसियस स्टेट में पानी। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। सर देखो, टर्म समझ में आ गई? ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या है? पहली टर्म ह्यूमिडिटी समझ में आ गई। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर जो हवा में अवेलेबल है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। पर हवा के अंदर भी तो इस वाटर वेपर को होल्ड करने की एक कैपेसिटी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल इस बॉटल को कंसीडर करो। ये मेरे हाथ में बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल में यहां तक पानी भरा हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? ये यहां तक पानी भरा, थोड़ा डार्क है और इधर लाइट है, समझ में आ रहा है? तो इस पानी की बॉटल में पानी को भरने की एक कैपेसिटी है, उसको मैं क्या कहूंगा? कि ये इस बॉटल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। वैसे ही हवा की भी एक कैपेसिटी है, किसकी? ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की, उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब पहली चीज समझ में आ गई ह्यूमिडिटी क्या होती है, दूसरी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है। अब अगर मैं कहूं कि इस बॉटल में कितना पानी भरा है, तो आप क्या कहोगे? यार ये आधी बॉटल पानी भरा है, ऐसे डिनोट करोगे। आधा लीटर बोलना थोड़ा सा बोल सकते हो, एक आधा लीटर। तो जो आपने बोला आधा लीटर पानी, तो वो क्या हुआ? एब्सोल्यूट टर्म। और आपने कहा आधी बोतल पानी, ये क्या हुआ? रिलेटिव। कि आपने बॉटल के रेस्पेक्ट में बताया तो क्या कहा? आधी बॉटल। और आपने केवल पानी देखा तो आपने क्या कहा? आधा लीटर। इसी कंडीशन में ह्यूमिडिटी को दो रेस्पेक्ट में शो किया जा सकता है। एक तरीका होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और दूसरा क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट मतलब क्या? कि भाई 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, मतलब नहीं पड़ता कि यार बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, हवा की कैपेसिटी कितनी है। पर रिलेटिव क्या? हवा की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो इस चीज को इमेजिन करो फिर। बॉटल को कैसे बताया कि आधी बॉटल पानी है? बॉटल की पूरी कैपेसिटी थी 1 लीटर, पानी आधा लीटर, ठीक है। तो आपने क्या किया कि कितना पानी था उसको बॉटल की कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया, है ना। तो आपने क्या कहा? आधी बॉटल भरी है। मतलब क्या? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सॉरी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, इसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखो, दुनिया की एक दस्तूर है कि किसी भी चीज का अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो वो फैलती है, और अगर किसी भी मटेरियल का आप तापमान घटाते हो तो वो श्रिंक होती है। जैसे जैसे कभी आप प्लास्टिक को ले लो, प्लास्टिक है, सॉलिड के फॉर्म में है, पर अगर मैं इसको जलाने लगूंगा तो धीरे धीरे करके ये लटक जाएगा, ये फैल जाएगा, मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, समझ रहे हो? वैसे हवा में भी तो होगा।
हवा अगर गर्म होगी तो हवा की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो फैल जाएगी, पानी उतना ही रहे। वाटर वेपर में अंतर आएगा क्या? ऐसा थोड़ी है कि हवा गर्म हो गई तो और ज्यादा वाटर वेपर आ गई, अभी उसको आप कांस्टेंट रखो वाटर वेपर को अंदर, पर अगर जैसे हवा गर्म हुई ना तो हवा की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ये पानी की बोतल है, अगर हवा, इसी को आप हवा समझो और इसके अंदर ये वाटर वेपर समझो, अगर मैं इस बोतल को गर्म करूंगा तो क्या होगा, ये बोतल बड़ी होती जाएगी और उसको ठंडा करूंगा तो ये छोटी होती जाएगी। मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हवा की गर्म करने से गर्म हवा की कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठंडी हवा की कम होगी। इसे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, कभी घर के बाहर कपड़े डालें सूखने के लिए, वो हवा आपके कपड़े को सुखाती है, हवा चलती तो आपके कपड़े सूखते हैं, ठंडी हवा चलती है तो धीरे सूखते हैं। क्यों? क्योंकि उस पानी को लेने की ठंडी हवा की कैपेसिटी कम है, गर्म हवा चलेगी तो जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो समझ में आया कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी तापमान से कैसे चेंज होती है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे चेंज होगी? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। मतलब अभी आप कह रहे हो कि यार ये जो पानी की बोतल है ये आधी भरी है, पर अगर मैं इसको गर्म करूंगा और ये बोतल बड़ी होने लगेगी तो आप क्या कहोगे, 1/4 भरी है, 1/4 भरी है। मतलब तापमान के बढ़ने से क्या हो रहा है, तापमान के बढ़ने से कैपेसिटी बढ़ रही है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रही है ना, जो आधा था वो 1/4 हो गया। वैसे ही तापमान को अगर आप घटाओगे 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 घटाओगे, पानी तो उतना ही है, तो क्या होगा, कैपेसिटी कम होती जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, रिलेटिवली आपको पानी ज्यादा भरा हुआ दिखेगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये तीनों काम करते हैं। अब एक समय ऐसा आएगा ना कि जैसे मैंने हवा खूब ठंडी कर दी, तो हवा इतनी ठंडी हो गई कि जितना पानी था उतनी हवा रह गई, मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो 100% हो गई। तो इसी स्टेज को मैं क्या कहता हूं कि ये स्टेज क्या है, सेचुरेशन। मतलब हवा में क्या हो चुका है, सेचुरेशन। और जब हवा में सेचुरेशन आता है, दिस इज अ राइट पॉइंट के क्लाउड बनने की अवस्था आती है। और सवाल उठता है क्लाउड हवा में ही क्यों, ऊपर ही क्यों बनते हैं? क्योंकि एक चीज होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो क्या होता है, तापमान घटता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से नॉर्मल लेफ्ट साइड की बात करूं तो, और अगर हवा ऊपर जा रही है तो वो एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से तापमान घटता है ऊपर जाने पे। इसे ऐसे भी इमेजिन करो कि जैसे हिमालय है, तो हिमालय के नीचे बर्फ नहीं मिलेगी, ऊपर मिलेगी। क्यों? क्योंकि हाइट पे तापमान कम है, तो नीचे हवा की कैपेसिटी ज्यादा थी, ऊपर हवा ठंडी होने लगी। जैसे जैसे ठंडी होगी हवा की कैपेसिटी तापमान घटने से कम होती जाएगी, तापमान घटने से कम होती जाएगी, तो कैपेसिटी के कम होने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। एक समय आएगा ना कि वो सेचुरेट हो जाएगी, पर जिस समय वो सेचुरेट होगी तब वो क्लाउड नहीं बनेगी। अरे क्या बोल दिया, ये क्लाउड नहीं बनेगी? इतनी कहानी क्यों सुना रहे थे? अरे सुनो, अभी क्लाउड को बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए? पहला कि हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि हवा सेचुरेट हो जाए, मतलब 100% होनी चाहिए, जिसके लिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम होनी चाहिए। साथ में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली सेचुरेशन तो तभी आएगा ना जब अंदर पानी हो, अगर पानी नहीं होगा तो सेचुरेशन नहीं आ पाएगा। इस कारण से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ह्यूमिडिटी। चौथी चीज जो यहां चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर हवा सेचुरेट भी हो गई है तो उसको चाहिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर। मतलब उसे सरफेस चाहिए। क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर? बचपन याद करो तुम्हारा, बहुत छोटे थे तुम, एक वो आती थी लंबी सी पेप्सी आती थी, उसको हल्का फाड़ के खाते थे, पीते थे। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, तुम्हारी भाषा में पता नहीं, एकदम लंबी पतली सी होती थी और उसके अंदर ना जूस सा भरा होता था, बर्फ जमा हुआ होता था, गर्मी के समय लाते थे आप। ठीक है, दुकानदार आपको देता था, आप देखते थे आपके मुंह में पानी आता था, आप तेज दौड़ लाए घर जाते थे कि सबके लिए ले जाऊंगा, या फिर वहीं पे चुपके से खा लेते थे। जो भी आपको करना है वो करते थे। अब उस बीच में आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में वो पेप्सी है, ठीक है, पेप्सी बहुत ठंडी है। थोड़े समय बाद आपको दिखाई देगा कि पेप्सी के आसपास छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ गई हैं।
पानी की। क्यों आ गई? क्योंकि आसपास जो हवा थी उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर था। जब वो मॉइस्चर पेप्सी से टकरा रही थी तो पेप्सी कैसी थी? बहुत ठंडी थी। ठंडी थी तो हवा ठंडी हो गई, सेचुरेट हो गई, जिसके कारण से वो क्या हो गई? वाटर ड्रॉपलेट के रूप में पेप्सी के उसके ऊपर आने लगी सरफेस पे। पर हवा तो इस पेप्सी के जस्ट पास में भी ठंडी होगी, तो आसपास पानी की ड्रॉपलेट नीचे क्यों नहीं गिर रही है? ये सारी ड्रॉपलेट इसके ऊपर ही क्यों बन रही है? क्योंकि ड्रॉपलेट को बनने के लिए, वाटर वेपर से वापस वाटर बनने के लिए सरफेस चाहिए होती है। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं इसको। इसे आप यहां भी देख सकते हो। कभी देखा है खिड़कियों पे ऐसा वाटर ड्रॉपलेट ऐसे बनी हुई दिखेगी जब तापमान बहुत ठंडा होगा, है ना? तब ऐसे दिखाई देगा आप, क्योंकि हवा सेचुरेट हो जाएगी और सेचुरेट होने के बाद में उसको सरफेस मिल जाएगी तो वहां पे वो ड्रॉपलेट बनेगी। क्यों ऐसा नहीं होता है? खिड़की से थोड़ी दूर पे बारिश होती हुई दिखाई दे रही है जस्ट पास में, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां सरफेस अवेलेबल नहीं है, यहां सरफेस है। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए होता है, तभी जाके ये जो सेचुरेटेड हवा है ये क्लाउड बनती है। अब ऊपर जाने से क्या होता है समझना, कि अभी ये नीचे पानी है, इसको थोड़ा ब्लू कर देता हूं ताकि आपको पानी भी लगे, नहीं तो कहोगे कि पीला कौन सा पानी देख लिया इनने। ये पानी है मान लो, है ना? इसका इवोपरेशन हुआ, मतलब ये हवा के साथ ऊपर जाने लगा वाटर वेपर, ऊपर जाते जाते सेचुरेट हुआ। सेचुरेट होने के साथ में आप कभी धूप देखना तो धूप के अंदर ना आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे। दिखता है? कभी ऐसा होता है कि घर के अंदर खिड़की है और खिड़की में से धूप आ रही है, आप छोटे से तो बहुत ध्यान से उसको देखा करते थे तो आपको दिखता था कि अरे छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं उसमें, है ना? नैनो पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे। कई सारे ऐसे हवा के अंदर पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, तो वो पार्टिकुलेट मैटर्स आपको दिखाई देंगे हवा में। अब क्या हुआ कि ये जो वाटर वेपर ऊपर जा रही है, ये वाटर वेपर इन पार्टिकुलेट मैटर पे चिपक जाएगी। ये वाटर वेपर ऊपर जाएगी, सेचुरेट होगी। सेचुरेट होने के बाद में ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में काम करेंगे, मतलब एक सरफेस के रूप में काम करेंगे, और इस सरफेस के ऊपर वाटर वेपर वाटर बन पाएगी, वाटर ड्रॉपलेट बन पाएगी। तो ये वाटर ड्रॉपलेट जो है वो बन जाती है, आपस में बड़ी होती जाती है, आपस में ढेर सारी ऐसे टकराती जाती है और आपको दिखाई देता है कि ये बड़ा क्लाउड बन गया। ये बहुत समय तक वाटर ड्रॉपलेट को इकट्ठा करता रहता है। फिर एक समय आता है कि अरे क्लाउड तो है, पर फिर क्या है कि इस क्लाउड की कैपेसिटी खत्म हो जाती है पानी को होल्ड करने की, नहीं हो रहा, वजन झेला नहीं जा रहा, तो ये फिर छोड़ देता है नीचे। तो ऐसी कंडीशन में वाटर ड्रॉपलेट नीचे आती है तो क्या बनती है? बारिश। तो वही हमको बारिश के रूप में दिखाई देती है। अब एक और आपको पर्सपेक्टिव दे देता हूं यहाँ पे, अगर पार्टिकुलेट मैटर बनेंगे, मतलब हम पॉल्यूशन करेंगे तो ऑब्वियसली पार्टिकुलेट मैटर बढ़ते हैं, है ना? पॉल्यूशन को कई बार AQI को पार्टिकुलेट मैटर से देखा जाता है। तो क्या होगा? पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्लाउड को बहुत सारा, मतलब वाटर वेपर को ढेर सारी सरफेस मिलेंगी, तो ना क्लाउड बहुत बड़े मिलेंगे आपको, बड़े होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। वो जो एकदम कैपेसिटी रीच करने की स्टेज है वो लेट आएगी, क्लाउड जो है वो बड़े मिलेंगे आपको बहुत। फिर क्या होगा कि अचानक से जब ये ढेर सारा पानी अब क्लाउड ने इकट्ठा कर लिया, अचानक से इनको लगा कि अरे भाई साहब अब तो कैपेसिटी नहीं झेले जा रहा पानी, तो फिर ये पूरा रीजन बारिश करेगा। तो फिर किसी रीजन में जहां से वाटर वेपर उठी ऊपर गई क्लाउड में, वहां तो बारिश ही नहीं हुई। अब वो क्या हुआ? क्लाउड पानी ले लेके आते गया और किसी दूसरे रीजन में जाकर खूब बारिश कर दी। ऐसी कंडीशन में एक जगह सूखा पड़ गया और दूसरी जगह बाढ़ आ गई। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट जो है वो क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। जब ये जो, अब जरूरी नहीं है कि ये हवा में ऊपर ही जाके सेचुरेट हो, कभी नीचे भी तो ऐसा हो सकता है कि तापमान बहुत कम था तो नीचे ही सेचुरेट हो गई, तो ना वो क्लाउड नीचे बने हुए दिख जाते हैं हमको फॉग के रूप में, ठीक है? जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन ये होती है, इन कंडीशन के अंदर फॉग बनता है। आई होप आपको इतनी सारी बातें जो है वो समझ में आई होंगी। फॉग के लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा, चिंता मत करना, ठीक है? आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो आप लोग अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी हैं, वहां पर जुड़ सकते हो। SRC10 कोड का यूज करके आपको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 40% तक का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनअकैडमी के बारे में, तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अब ऑफलाइन भी पढ़ाई कराई जाएगी दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर,
जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। साथ में अगर आप 2024 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सीसेट का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आप 2025 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। अगर आप मेंस की पढ़ाई करना चाहते हो तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है। साथ में ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल है और वो भी सबसे कम रेट के अंदर। सर बहुत बेहतरीन चीज बता दी आपने, तो इसमें एनरोल करना है, कोई बात नहीं, इसमें कैसे एनरोल करना है यही बता देता हूं। नीचे मैंने कमेंट में एक सबसे ऊपर पाथ फाइंडर नाम से कमेंट आया होगा, उस कमेंट को देखना तो वहां पे काउंसलिंग फॉर्म लिखा होगा। उस काउंसलिंग फॉर्म के सामने जो लिंक है उसको टच करना, एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच करेगी। वहां पर ना कोड में SRC 10 डालना, आपके सारे डाउट, सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सब हमारी टीम जो है वो आपकी रिजॉल्व करेगी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगी। साथ में अगर आपने वो काउंसलिंग फॉर्म भरा होगा तो आपको डेमो क्लासेस भी मिलेगी। साथ में आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। ये बेनिफिट है उस काउंसलिंग फॉर्म को भरने का, तो उस काउंसलिंग फॉर्म को भरना SRC 10 कोड यूज करके, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चाहिए कि हमारी फैकल्टी से मिलना है तो 14 जनवरी को वर्कशॉप होने वाला है करोलबाग के अंदर। आप बिल्कुल से यहाँ पर फ्री वर्कशॉप के अंदर विजिट कर सकते हो। ये हमारा सेंटर है, आप इसे भी देख सकते हो।